4 अगस्त 2019 रात के 12 बजे श्रीनगर की सड़कें जो कभी इस वक्त भी गुलजार रहती थी, वो सड़कें आज मुर्दा थी। हर गली में जवान खड़े थे, हर चौराहे पर बैरिकेड था, लाखों लोगों के हाथ में फोन था लेकिन नेटवर्क नहीं था, टेलीविजन था लेकिन खबर नहीं थी, और हर दरवाजे के पीछे एक ही सवाल था, आखिर यह हो क्या रहा है। उस रात दिल्ली में साउथ ब्लॉक की एक बंद खिड़की वाले कमरे में 2 आदमी बैठे थे। एक था देश का प्रधानमंत्री और दूसरा था वो इंसान जिसके बारे में दुश्मन सोचते हैं लेकिन देख नहीं पाते। अगले कुछ घंटों में वो होने वाला था जो 70 साल में नहीं हुआ था, जो सरकार ने वादा किया था लेकिन कभी पूरा नहीं किया, जो लाखों लोगों का सपना था और लाखों लोगों का डर भी। यह कहानी है उस रात के उस फैसले की, उस आदमी की जिसने यह ऑपरेशन उस तरह चलाया जैसे कोई सर्जन स्केल पेन चलाता है, बिना कांपे और बिना रुके। यह कहानी है अनुच्छेद 370 के अंत की। 1947 भारत आजाद हुआ, लेकिन आजादी के साथ आई एक ऐसी उलझन जो दशकों तक नहीं सुलझी। कश्मीर महाराजा हरि सिंह ने पहले न भारत में मिलने का फैसला किया न पाकिस्तान में। वो स्वतंत्र रहना चाहते थे, लेकिन अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान ने कबायली लड़ाकों को कश्मीर पर चढ़ा दिया। तब मजबूर होकर हरि सिंह ने भारत से मदद मांगी और विलय पत्र पर दस्तखत किए। भारतीय सेना गई, कश्मीर बचा, लेकिन एक शर्त थी और वो शर्त बन गई अनुच्छेद 370। यह प्रावधान कहता था जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा मिलेगा, बाहर का कोई व्यक्ति वहां जमीन नहीं खरीद सकता, भारत का कोई कानून वहां सीधे लागू नहीं होगा, राज्य का अपना अलग संविधान होगा। उस वक्त के नेताओं ने कहा यह अस्थायी है, यह जल्दी खत्म होगा। 70 साल बाद भी यह अस्थायी प्रावधान कायम था। इन 70 सालों में कश्मीर ने क्या झेला वो शब्दों में बयान करना मुश्किल है। 1989 में शुरू हुआ आतंकवाद का वो दौर, जब कश्मीरी पंडितों को रातों रात घर छोड़ने पर मजबूर किया गया, जब लाखों लोग अपनी ही जमीन से शरणार्थी बन गए, जब घाटी में बंदूक की आवाज अजान से भी ज्यादा ऊंची हो गई। आतंकवाद के उन काले सालों में 50,000 से ज्यादा जाने गई और हर साल दिल्ली से एक ही जवाब आता, हम बातचीत करेंगे, हम शांति लाएंगे, कश्मीर हमारा अटूट हिस्सा है। लेकिन जमीन पर कुछ नहीं बदला। पत्थरबाजी होती रही, सेना पर हमले होते रहे, अलगाववाद पलता रहा और अनुच्छेद 370 एक ढाल बना रहा। उस ढाल के पीछे छुपते रहे वो लोग जो कश्मीर को भारत से अलग देखना चाहते थे। 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। उनके चुनावी भाषणों में अनुच्छेद 370 का जिक्र था। इसे हटाना बीजेपी का पुराना वादा था, लेकिन राजनीतिक जानकर कहते थे यह होगा नहीं, यह बहुत जटिल है, इसे हटाने से पाकिस्तान भड़केगा, चीन नाराज होगा, घाटी में आग लग जाएगी। लेकिन नरेंद्र मोदी ने एक काम किया जो उनसे पहले किसी ने नहीं किया था। उन्होंने अजीत डोभाल को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाया और उस दिन से देश की सुरक्षा नीति का एक नया अध्याय शुरू हुआ। अजीत कुमार डोभाल 1945 में उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के एक छोटे से गाँव में पैदा हुए। साधारण परिवार लेकिन असाधारण दिमाग। आईपीएस में आए और जल्दी इंटेलिजेंस ब्यूरो में चले गए। वहाँ जो काम उन्होंने किया वो फिल्मों की कहानियों से भी ज्यादा रोमांचक था। एक बार वो पाकिस्तान गए अंडरकवर, एक आम मुसलमान के भेष में कई महीनों तक रहे, वहाँ के नेटवर्क को समझा, खुफिया जानकारियां इकट्ठा की और वापस आए बिना पकड़े, बिना किसी को भनक लगे। मिजोरम में जब अलगाववादी आंदोलन अपनी चरम सीमा पर था, डोभाल वहाँ गए। उन्होंने खुद विद्रोहियों के बीच जाकर बात की, उनके नेताओं को समझाया और एक हिंसक आंदोलन शांति की मेज पर आ गया। पंजाब में खालिस्तानी आंदोलन के समय डोभाल का रोल इतना गहरा था कि उसकी पूरी कहानी आज भी सार्वजनिक नहीं है। एक बात जो उन्होंने एक बार कही थी वो हमेशा याद रहती है। उन्होंने कहा था एक जासूस की सबसे बड़ी जीत यही होती है कि दुश्मन को पता भी नहीं चले कि वो हार चुका है। 2019 की शुरुआत में ही कुछ बदलने लगा था। जो लोग ध्यान से देख रहे थे उन्हें कुछ संकेत मिले, लेकिन तस्वीर साफ नहीं थी। जनवरी 2019 में केंद्र सरकार ने धीरे धीरे जम्मू कश्मीर में अर्धसैनिक बलों की तादाद बढ़ानी शुरू की। यह इतना धीमा था और इतना हिसाब से किया गया कि किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर मई 2019 में नरेंद्र मोदी दोबारा जीते और इस बार बड़े बहुमत से 303 सीटें। राज्यसभा में भी ताकत बढ़ी। अब वक्त आ गया था। जून जुलाई 2019 में तैयारी तेज हो गई। हजारों की तादाद में अतिरिक्त सैनिक कश्मीर पहुंचाए गए। आधिकारिक बयान था आतंकी खतरे की सूचना है। मीडिया ने उसे वैसे ही लिखा, लेकिन यह आतंकी खतरे की तैयारी नहीं थी।
यह कुछ और था। जुलाई 2019 के आखिरी हफ्ते में अमरनाथ यात्रा अचानक रोक दी गई। सरकार ने कहा सुरक्षा खतरा है। हजारों श्रद्धालु वापस लौटे। पर्यटकों को जाने की सलाह दी गई। घाटी के लोग हैरान थे, पत्रकार हैरान थे, विपक्ष हैरान थे। कोई नहीं जानता था कि यह एक बड़े ऑपरेशन की पहली चाल थी। उन दिनों डोभाल कई बार श्रीनगर गए, चुपचाप, बिना किसी सरकारी घोषणा के। उन्होंने सेना के वरिष्ठ अफसरों से मुलाकात की, पुलिस प्रमुखों से बात की और उन नेताओं को जो शायद बाद में आवाज उठा सकते थे, उन्हें पहले ही संभाल लिया गया। यह शतरंज था और डोभाल हर चाल 3 आगे सोचकर चल रहे थे। 3 अगस्त 2019 फारूक अब्दुल्ला 3 बार के मुख्यमंत्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा मुझे नहीं पता क्या होने वाला है, लेकिन माहौल ठीक नहीं है। महबूबा मुफ्ती ने कहा अगर अनुच्छेद 370 छेड़ा गया तो परिणाम भयंकर होंगे। लेकिन अगली सुबह होने से पहले ही ये तीनों नजरबंद हो चुके थे। उनके फोन बंद, उनके घर के बाहर सुरक्षा कर्मी और बाहर की दुनिया से हर रिश्ता कट चुका था। 4 अगस्त की रात अजीत डोभाल श्रीनगर में थे। उस रात उन्होंने जो किया वो एक माइक्रो स्ट्रोक था। वो उन इलाकों में गए जहां तनाव सबसे ज्यादा था। उन्होंने स्थानीय धार्मिक नेताओं से बात की, उन्होंने व्यापारियों से बात की, उन्होंने आम लोगों से बात की। उनका संदेश सीधा था, जो होने वाला है वो कश्मीर के खिलाफ नहीं है, यह कश्मीर के लिए है। शांत रहिए। क्या सब मान गए? शायद नहीं, लेकिन उस रात किसी के पास इतना वक्त नहीं था कि वो इकट्ठा हो सके और संगठित होकर आवाज उठा सके, क्योंकि तब तक पूरी घाटी एक डिजिटल अंधेरे में डूब चुकी थी। 5 अगस्त 2019 की सुबह दिल्ली में राज्यसभा की कार्रवाई शुरू होती है। गृह मंत्री अमित शाह खड़े होते हैं। सदन में शोर है, विपक्ष तैयार है और तब अमित शाह बोलते हैं माननीय सभापति जी, मैं संविधान के अनुच्छेद 370 की उपधारा 1 के अंतर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूँ। संसद में एक पल के लिए पूरी तरह सन्नाटा छा गया। फिर हंगामा, विपक्ष चिल्लाया, कागज फाड़े गए, नारे लगे, लेकिन सरकार के पास बहुमत था और कुछ घंटों में प्रस्ताव पास हो गया। अनुच्छेद 370 समाप्त। जम्मू कश्मीर 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित, एक जम्मू कश्मीर, दूसरा लद्दाख। 70 साल की उलझन एक दिन में सुलझ गई, या कम से कम उसे सुलझाने की कोशिश हो गई। उधर पाकिस्तान में इस्लामाबाद में जब खबर पहुंची तो वहां के नेता स्तब्ध रह गए। ISI को इसकी भनक तक नहीं लगी थी। यही डोभाल की सबसे बड़ी जीत थी, सूचना को इतना सुरक्षित रखना कि पड़ोसी देश की खुफिया एजेंसी, जो कश्मीर में अपना सबसे मजबूत नेटवर्क मानती थी, वो पूरी तरह अंधेरे में रही। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने संसद का आपात सत्र बुलाया, संयुक्त राष्ट्र में गए, चीन से मदद मांगी, चिल्लाए, शोर मचाया, लेकिन वो बदल कुछ नहीं सके, क्योंकि भारत ने यह काम अपनी संसद में अपने संविधान के तहत पूरी तरह कानूनी तरीके से किया था। अब एक सवाल, क्या यह फैसला लेना इतना आसान था? बिल्कुल नहीं। मोदी और डोभाल को पता था इस फैसले के बाद दुनिया की निगाहें भारत पर होगी। अमेरिका ने चिंता जताई, यूरोप ने संयम की अपील की, चीन ने विरोध किया, लेकिन भारत ने एक बात साफ कर दी, यह हमारा आंतरिक मामला है। और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय धीरे धीरे खामोश हो गया, क्योंकि दुनिया उन्हीं की बात सुनती है जो मजबूत होते हैं, जो डरते नहीं, जो अपनी बात कहते हैं और उस पर टिके रहते हैं। लेकिन घाटी में जमीन पर असली इम्तिहान अभी बाकी था। महीनों तक कर्फ्यू रहा और इंटरनेट बंद रहा। करीब 6 महीने तक लोग परेशान थे, व्यापार ठप था, छात्र पढ़ नहीं पा रहे थे, मरीज दूर के अस्पतालों में संपर्क नहीं कर पा रहे थे। आलोचकों ने कहा यह लोकतंत्र नहीं है, यह दमन है। सरकार ने कहा यह सुरक्षा की जरूरत है, कुछ समय बाद सब ठीक हो जाएगा। दोनों के अपने अपने तर्क थे, दोनों की अपनी अपनी सच्चाई। 5 साल बाद आज क्या हुआ? कुछ बातें अच्छी हुई। जम्मू कश्मीर में पर्यटन रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा। 2023 में 2 करोड़ से ज्यादा पर्यटक आए, नए उद्योग आए, निवेश आया, कुछ सड़कें बनी, कुछ स्कूल खुले, चुनाव भी हुए। 2024 में 90 विधानसभा सीटों पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया लौटी और मतदान प्रतिशत पिछले कई चुनावों से ज्यादा रहा। लेकिन साथ ही आतंकी हमले पूरी तरह नहीं रुके। राजौरी, पुंछ, रियासी, कुछ इलाकों में हिंसा जारी रही, सेना के जवान शहीद होते रहे और घाटी के कुछ युवाओं के मन में वो बेचैनी, वो अलगाव का एहसास अभी भी बाकी था, क्योंकि दिल जीतना सबसे मुश्किल ऑपरेशन होता है। आज जब आप कश्मीर जाएं तो डल झील के किनारे खड़े होकर उस पानी को देखें जो सदियों से वैसा ही है, उन पहाड़ों को देखें जो हर युद्ध, हर फैसले, हर ऑपरेशन के गवाह है, तो एक सवाल जरूर मन में आता है, इस जमीन ने बहुत कुछ झेला है, बहुत कुछ खोया
रोया है, बहुत सारे वादे सुने हैं। क्या इस बार वादा पूरा होगा? क्या कश्मीर को वो मिलेगा जो उसे सबसे ज्यादा चाहिए? शांति, सिर्फ शांति। जवाब किसी एक इंसान के पास नहीं है, किसी एक सरकार के पास नहीं है, किसी एक कानून के पास नहीं है। जवाब है उन बच्चों के हाथों में जो घाटी में किताबें थाम रहे हैं, उन जवानों के सपनों में जो एक नई जिंदगी की कल्पना कर रहे हैं, और उस बुढ़ी माँ की दुआओं में जो हर रात आसमान की तरफ हाथ उठाकर यही मांगती है कि मेरा बेटा, मेरी जमीन, मेरा कश्मीर सही सलामत रहे। इतिहास फैसले याद रखता है, लेकिन इंसाफ का फैसला वक्त करता है। दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपको सोचने पर मजबूर किया है और अगर इस वीडियो ने आपको कुछ नया सिखाया है, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइए आप इस फैसले को कैसे देखते हैं, क्योंकि आपकी राय ही इस चर्चा को आगे बढ़ाती है। ऐसी ही सच्ची और अनसुनी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।